मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। और आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं AOD। ठीक, इस पे हम बात करते हैं। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें पहला टॉपिक है हमारा मोनोटोनोसिटी। मोनोटोनोसिटी बेसिकली कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्या होता है ये बेसिकली होता है नेचर ऑफ ग्राफ। ठीक, ये आपको क्या बताता है? ये आपको नेचर ऑफ ग्राफ बताता है ना। और ग्राफ किसके होते हैं? हमेशा फंक्शंस के होते हैं। ठीक, तो नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ अ फंक्शंस ये हमें बताता है। अब सुनिए, इसमें जो सबसे पहले हम जहां से बिना टाइम वेस्ट के जो हम टॉपिक उठाने वाले हैं, पहला उठा ले रहे हैं भैया कि एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, है ना। और इंक्रीजिंग के लिए इस चैप्टर पे हम ये वाला निशान यूज करेंगे, है ना, ताकि बार बार हमें लिखना ना पड़े। इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल a, b, ओपन इंटरवल a, b। सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। अब देखिए क्या होता है। मान लीजिए जैसे कि मैं इसको एक ग्राफ के माध्यम से भी समझाऊं, है ना। ये हमने एक रैंडमली कोई भी फंक्शन ले रहे हैं अपन, ठीक, और फंक्शन को हम इस तरीके से ले रहे हैं, इस तरीके से और ऐसा। ये कोई फंक्शन है सपोज। ठीक, अब इस फंक्शन की खासियत क्या है कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ पे लिया गया? ये फंक्शन लिया गया है x = a और कहाँ तक? x = b तक, है ना। हम इस इंटरवल पे बात कर रहे हैं। अब इस इंटरवल पे यदि आप बात करिए तो जरा ध्यान से देखिए, जब a से आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, है ना, a से जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो फंक्शन धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका फंक्शन क्या है? होल्ड पे है। होल्ड पे आने की आपका फंक्शन यहाँ पे रुक गया है, और रुका हुआ है लेकिन नीचे नहीं गिरा, उसका ग्राफ नीचे नहीं गिरा हुआ है, और फिर एकदम से उसका जो ग्राफ है वापस से कहाँ जाने लग गया है? ऊपर जाने लग गया है। तो बेसिकली इसी तरीके के फंक्शंस को हम लोग क्या बुलाते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन बुलाते हैं ना। स्ट्रिक्टली नहीं, सिर्फ क्या बुलाते हैं? ऐसे फंक्शंस को हम इंक्रीजिंग फंक्शंस बुलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए, है ना, मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहा हूँ। सपोज मैंने ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरा x1, है ना, ये मेरा कोई पॉइंट है x1, और यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ले रहा हूँ और ये है मेरा पॉइंट कौन सा? x2। ठीक, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सभी को ये बात पता है कि हम बोल सकते हैं कि भाई साहब x2 इज ग्रेटर देन x1, है ना। x1 से बड़ा कौन है? x2 बड़ा है। अच्छा, x1 पे कोई ना कोई हमें आंसर मिलेगा, उस आंसर का नाम हम क्या रखते हैं? उस आंसर का नाम होता है f of x1। ठीक, और x2 पे भी हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा, उस सॉल्यूशन का नाम हम क्या रखते हैं? f of x2। तो आप देख पा रहे होंगे कि y एक्सिस में यदि इनकी हाइट देखो तो f of x1 की हाइट कम है और f of x2 की हाइट ज्यादा है। यानी कि हम क्या बुला सकते हैं भाई साहब कि f of x2 की हाइट f of x1 से ज्यादा है। ठीक, और ऐसे ही केसेस के लिए हम क्या बुला देते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई, है ना। ये पॉइंट नंबर 1, ये हमारे लिए क्या है? पॉइंट नंबर 1। अच्छा, यहीं पे यदि इसी ग्राफ पे हम एक और बात करें, जैसे मान लो मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे लिया, ठीक, इस बार ये मेरे लिए x1 है और ये मेरे लिए कौन सा ग्राफ है? x2 है। ठीक, अच्छा, अब वही फिर से x1 में जो मुझे ग्राफ मिलेगा वो मेरे लिए क्या होगा? f of x1 होगा। ठीक, और इसी पॉइंट पे क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट ग्राफ है, यहाँ पे कांस्टेंट ग्राफ है, तो यहीं पे मेरे को कौन सा मिल जाएगा? f of x2 भी मिल जाएगा। तो यहाँ यानी कि ग्राफ हमारा नीचे नहीं गया, ऊपर में ही रह गया, है ना, कांस्टेंट रह गया और एकदम से कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो आप इस पूरे ग्राफ में x1 और x2 कहीं पे भी ले लीजिए, आप कहीं पे भी ले लीजिए, आपको दो ही तरीके की चीजें मिलेंगी। या तो x2 x1 से बड़ा है, देखिए हमेशा यहाँ पे देखिए x1 छोटा है और x2 बड़ा है ना। ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, तो x2 की लेंथ बड़ा है। ठीक, तो x2 इज ग्रेटर देन x1। तो मैं साथ में इक्वालिटी का साइन भी लिए ले रहा हूं, तो इसमें भी आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो अपन ने इसी एक ही डायग्राम में दोनों केसेस लिख दिए हैं कि भैया फंक्शन इंक्रीजिंग कब कहलाता है? जब x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x1 हो, तो और साथ में f of x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू f of x1 हो, तो हम बोलते हैं हमारा फंक्शन कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, तो ये आपके लिए पहली बात, ये आपके लिए पहली बात, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अच्छा, वहीं पे यदि मैं अगली बात करूं, जैसे सपोज जो हमारे पास अगला टॉपिक आता है उससे पहले इसमें एक बात और कर दे, है ना। आमतौर पे मान लीजिए इस इंटरवल a, b पे, इस इंटरवल a, b पे यदि डेरिवेटिव नहीं है ना, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, पर यदि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, यदि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि इफ f डैश x इज डिफाइंड, f डैश x इज
है ना, एफ डैश एक्स इज डिफाइंड। यदि एफ डैश एक्स क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, और साथ में एंड एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो, जीरो हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो, जीरो हो, तो भी हम अपने आप को ये बता देते हैं भाई साहब कि जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो कैसा फंक्शन है भाई साहब, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कहती बात आपको समझ में आई? तो भैया प्लीज इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत जरूरी। अब वहीं पे अगली चीज आपके दिमाग में एक बात और आ गई होगी, ठीक, जिसका नाम हम बुलाते हैं कि भैया, है ना, इसको यहां से पहले हटा दें, ये सेकंड नंबर का पॉइंट डाल रहा हूं, है ना, ये पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 यहां पे लिख दे रहा हूं इसको कि जब एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक, जब इस तरीके से हो। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए यार अपन इस चैप्टर में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऐसा लेके चलेंगे तो आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक, इतना हमें समय भी बचाना है साथ में, ठीक। तो एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, तो इसमें और इसमें क्या अंतर आ जाता है भाई साहब, देखिए इस वाले में अंतर ये आ जाता है कि इसमें एक समय ऐसा भी आता है कि जो ग्राफ है वो होल्ड पे चला जाता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है, ऊपर नीचे मूव नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं होने वाली है, ठीक, यहाँ पे ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। जैसे मान लीजिए अपन ग्राफ ले रहे हैं भाई इस तरीके से ना, ये देखिए कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कोई भी आपको, है ना, ऐसा कोई भी आपको x बराबर ये a है और ये कोई पॉइंट है x बराबर b, बीच के जितने भी हैं ये सारे के सारे x हैं, ये सारे के सारे क्या है, x हैं, ठीक। इनमें से आप कोई भी दो x उठाएंगे तो हमेशा एक x आपका जो, यदि ये वाला x लेंगे तो अगला वाला x उससे क्या होगा, बड़ा होगा, तो वहां पे उनकी वैल्यूज को भी आप चेक कर सकते हैं, दिख भी रही होगी वैल्यूज कि ठीक, सपोज मैंने ये वाला x उठाया यदि, है ना, तो इसको मैं बोल रहा हूँ x1 और ये मेरा क्या है x2, और हम फिर से बात पे आ गए भाई साहब कि यहाँ पे x2 इज अगेन ग्रेटर देन x1, और x1 पे कोई भी ग्राफ में आप कोई भी दो रैंडमली पॉइंट उठा लीजिए तो x1 पे जो वैल्यू होगी, मुझे जो आंसर मिलेगा वो f ऑफ x1 होगा, और x2 पे जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो f ऑफ x2 होगा, ठीक। तो हम क्या बुला सकते हैं भाई साहब कि f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1, है ना, y एक्सिस में उसकी हाइट f ऑफ x1 से ज्यादा है, ठीक। इसका मतलब क्या कहलाएगा भाई साहब कि आपका f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक। तो ये हमारा है पॉइंट नंबर 1, किसके लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इन ओपन इंटरवल a कॉमा b, है ना, ये कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, ये कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, कोई भी रैंडमली फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स, है ना, कोई भी रैंडमली फंक्शन हमने y बराबर एफ ऑफ एक्स लिए हैं। अच्छा, वहीं पे फिर से दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है कि यदि कल को इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ना, इफ एफ डैश एक्स इज डिफाइंड, है ना, यदि डिफाइंड है और साथ में एंड, अब ध्यान से देखना, हो सकता है ये आपको बात थोड़ी सी दिक्कत दे पर आशा करता हूं नहीं देगी, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन, आप सोचे होंगे ग्रेटर देन मैं साथ में इक्वल्स टू भी लगा रहा हूं, ठीक, यहां पे भी देखिए इक्वल्स टू भी लगा हुआ है, सुनना ध्यान से, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, साथ में एक आगे लिख रहा हूं वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज ओनली फॉर एन इंस्टेंट यानी सिर्फ कुछ क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए एफ डैश एक्स 0 भी हो सकता है। भाई मान लो किसी ने जीवन भर कोई बहुत काम किया, नौकरी करी, ठीक, और कभी उससे 1-2 दिन कोई गलती हो गई, कोई एरर हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका पूरा जो जिंदगी भर का काम था उसको अपन नजरअंदाज कर जाएंगे या उसमें दाग लग जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है ना, थोड़ी बहुत तो गलती होती रहती है, इंसान है अपन सब। तो वही बात आपको ध्यान रखनी है कि कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए 0 हो जाता है, वापस वो क्या करने लग जाता है, इंक्रीज करने लगता है। तो डेरिवेटिव के रूप में यहाँ पे इक्वालिटी का साइन भी होल्ड कर जाता है, लेकिन फॉर एन इंस्टेंट, यहाँ पे इंस्टेंट नहीं है, देखिए यहाँ पे इंस्टेंट नहीं है, ठीक। तो ये अंतर होता है हमारे किसमें, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी और एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक। आप कैसा भी ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ आप कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक, वो ग्राफ बस आपका इंक्रीजिंग ग्राफ होना चाहिए। जैसे मान लो आपने ले लिया ऐसा, ठीक, कोई भी आप x1 उठाएं, कोई भी आप x2 उठाएं, तो आप देख सकते हैं भाई साहब कि x1 में वैल्यू f ऑफ x1 और ये f ऑफ x2, है ना, हर जगह वो बात आपकी लागू होगी इन द इंटरवल, इन द गिवन इंटरवल a से b के बीच में, ठीक। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट
टॉपिक पे बात करते हैं। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं भाई। ठीक, देखिए अगला टॉपिक हमारा वही तीसरे नंबर का जो हम लेने जा रहे हैं वो है क्या कि एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, है ना, डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। डिक्रीजिंग के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। तो वही फिर से कहानी ग्राफ वाली, ठीक, क्योंकि नेचर ऑफ ग्राफ ही तो बताता है। तो देखिए वही ग्राफ है, इस बार ऐसा हो रहा है इस तरीके से और इस तरीके से। तो दिख रहा होगा ग्राफ धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज होता आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, इंक्रीज और डिक्रीज कैसे देखते हैं तो ये भी देख लीजिए भैया, है ना। इंक्रीज और डिक्रीज में यदि कोई समस्या हो तो आपको हमेशा अपने ग्राफ में ध्यान देना है लेफ्ट से राइट की ओर, है ना, कि लेफ्ट से राइट जाते हुए ग्राफ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट से राइट में जाते हुए आपको दिख रहा होगा एरो हमेशा ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए लेफ्ट से राइट जब भी आप ग्राफ को चेक कर रहे हैं तो आपका जो एरो है वो ऊपर की ओर ही जा रहा है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट कंटिन्यू आपके एरोस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो है ना, इसलिए इस बात को तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब भी x2, है ना, जब भी यानी इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 दिस इंप्लाइज f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक, ये यहाँ पे भी इफ लगा लेना, इफ। चलिए, है ना, आगे बढ़े। तो लेफ्ट टू राइट चेक करना आपको, याद ध्यान रखना है ना। तो वहीं पे अपन यहाँ पे भी लेफ्ट से राइट पे जरा ध्यान दें तो हमारा जो ग्राफ है वो कंटिन्यू क्या हो रहा है, एरो नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो अब खुद ही सोचिए, मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, है ना, ये वाला पॉइंट लिया, इसको पॉइंट का नाम मैंने रख दिया भैया, ये पॉइंट है मेरा x1, और यहाँ कोई पॉइंट है, ये है पॉइंट मेरा x2। ठीक, इतना तो सभी को पता है कि यदि मैं बात करूँ तो जो x1 है वो किससे छोटा है, x2 से छोटा है। इक्वालिटी भी ले लिया अपन ने, ठीक, इक्वालिटी भी ले लिया, x1 किससे छोटा है, x2 से। लेकिन x1 की जो हाइट देखा जाए तो ये आपको f ऑफ x1 y एक्सिस में दे रहा है और ये आपको क्या दे रहा है, f ऑफ x2। तो बताइए f ऑफ x1 ऊंचा है कि f ऑफ x2 ऊंचा है। तो आपको दिख गया होगा सर f ऑफ x1 ऊंचा है, यानी कि f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू f ऑफ x2। ठीक, और इक्वल्स टू क्यों लगाया, क्योंकि कई पॉइंट्स ऐसे भी आएंगे जहां पे ग्राफ क्या है, रुका हुआ सा प्रतीत हो रहा है ना, यानी कि रुका हुआ है, इसलिए हमने इक्वालिटी साइन भी ले लिया है। ठीक, तो ये हमारे को क्या इंप्लाई करता है कि इफ x1 इज लेस देन इक्वल्स टू x2, इसका मतलब क्या होगा कि f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 होगा। यदि साबित हुआ, यानी कि ये लेके चले और ये साबित हुआ, तो हम क्या बोल देंगे कि f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना, डिक्रीजिंग। और वहीं पे दूसरा जो बताया कि यदि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, इफ f डैश x डिफाइंड, है ना, इफ f डैश x इज डिफाइंड, और साथ में एंड लगा रहा हूं, एंड का मतलब मैथ्स में कॉमन होता है, हर जगह कॉमन होता है। f डैश x इज डिफाइंड एंड हम क्या बुला सकते हैं भाई साहब, f डैश x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, तो भी हम क्या बुलाते हैं भाई साहब कि हमारा जो f ऑफ x है इज व्हाट, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये दोनों पॉइंट्स ध्यान में रखने। उसी तरीके से यहाँ पे भी, है ना, यदि फोर्थ वाले पे बात करें क्या कि f ऑफ x इज, अब लिख दे रहा हूं मैं डायरेक्ट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे भाई साहब, है ना, कि पहला पॉइंट मैं उसी को देख के लिख दे रहा हूं कि इफ, बताइएगा, x1 इज लेस देन x2 इंप्लाइज f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। इसका मतलब हमारा क्या होगा कि जो फंक्शन होगा f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना, कैसा फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और दूसरे केस के लिए वही जो हमने पढ़ा है कि इफ f डैश x इज डिफाइंड, यदि f डैश x क्या कर रहा है, डिफाइंड है, और साथ में क्या बुला सकते हैं, f डैश x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, जहां पे आपको ये बात अब पता है कि वेयर f डैश x इज इक्वल्स टू 0 वाला जो इक्वालिटी तभी होल्ड करेगा सिर्फ कुछ समय के लिए, है ना, हमेशा के लिए ट्रू नहीं रहेगा, ध्यान रखना है ना, हमेशा के लिए नहीं है, सिर्फ कुछ क्षण के लिए। f डैश x इज इक्वल्स टू 0 इज ओनली फॉर एन इंस्टेंट ना, इस बात को ध्यान रखना है ना, हमेशा के लिए नहीं है, ये सिर्फ कुछ क्षण के लिए रिप्रेजेंट करता है ना, तो इसमें आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक, ग्राफ आप लोग बना ही लेंगे, है ना, ग्राफ आप लोग बना ही लेंगे, गिरता हुआ ग्राफ कंटिन्यू, ये आपके लिए कौन सा ग्राफ हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये बातों को आपको ध्यान में रखना है।
ठीक, और ये समझ में आ गई तो अब अपन आगे बात करते हैं। चलिए देखते हैं भाई। और ये यहाँ पे लिख लेना, ये क्या था कि एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, है ना, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग ना। आगे बढ़ते हैं भाई। और ये यहाँ पे आप लोग बढ़िया सुंदर सुंदर सा डायग्राम ए से बी पे, ठीक, और ये आपका x1, ये आपका x2, ये f ऑफ x1 और ये f ऑफ x2, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मोनोटॉनिक फंक्शन क्या होता है, मोनोटॉनिक फंक्शन और नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन। तो क्या बोलेंगे भाई साहब, एनी फंक्शन इज सेड टू बी monotonic function if the function is either increasing or decreasing, ठीक। किसी फंक्शन को मोनोटॉनिक फंक्शन तब कहा जाता है या तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो या तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो, ठीक। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा भाई साहब कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। याद रखें ना, या तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो या तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन की श्रेणी में आता हो, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बुलाते हैं, मोनोटॉनिक फंक्शंस बुलाते हैं, ठीक। नॉन मोनोटॉनिक फंक्शंस क्या होते हैं, देखिए नॉन मोनोटॉनिक फंक्शंस का एक और नाम है neither increasing nor decreasing, ठीक, neither increasing function और nor decreasing function, यानी कि हम इन शॉर्ट इसको लिख सकते हैं NIND, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। इस तरीके के फंक्शन को हम क्या बुलाते हैं, neither increasing और nor decreasing function। मतलब any function which is both increasing and decreasing in open interval a comma b, in open interval a comma b, ठीक। एनी फंक्शन विच इज बोथ, है ना, इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो इन गिवन इंटरवल a comma b इज कॉल्ड नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन, है ना। उन्हीं को क्या कहा जाता है, नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन कहा जाता है, ठीक। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई समस्या नहीं है। ऐसे भी फंक्शन होते हैं क्या, हाँ बिल्कुल होते हैं, आपने देखे भी हैं बहुत आसानी से। जैसे मैं बोलूँ y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, है ना, इन 0 to पाई में, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स इन 0 to पाई में देखा जाए तो सबको इसका ग्राफ मेरे ख्याल से याद ही है, ठीक। इसके ग्राफ को बनाने का क्या तरीका है, 0 से पाई पे ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है ना, ये आपका 0, ये आपका पाई, ठीक। और इसमें कोई समस्या है नहीं, ठीक। ये जो सेंटर पे होता है ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, π/2, और ये किसका ग्राफ हमने बना दिया है, ये ग्राफ बना है हमारे पास y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ, ठीक। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखा जाए, यदि इस पर चर्चा की जाए तो हमें अच्छे से पता है कि लेफ्ट टू राइट चेक करना है। लेफ्ट टू राइट में एक बार यहाँ से यहाँ तक चेक कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा फंक्शन कैसा इंक्रीज है ना, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, है ना, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन कहाँ से कहाँ तक भाई साहब, इन 0 to π/2, और y इज इक्वल्स टू साइन एक्स इज डिक्रीजिंग इन, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, फिर से वही वाला काम कर दें यहाँ पे, कौन सा वाला काम भैया, कि इस बार मैं ले रहा हूँ भैया फिर से ये वाला मेरा पास लेफ्ट और ये वाला हिस्सा राइट। अब देखिए जरा, अब ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं भैया कि इन π/2 से पाई पे ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो टोटल ऑल ओवर, क्योंकि ये इंक्रीज भी हुआ और डिक्रीज भी हुआ, तो हम क्या बुला देते हैं भाई साहब कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, है ना, इज नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन, ठीक। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन, है ना, नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन इन 0 to पाई, ठीक। जो दोनों का रहा वो किसी का ना रहा, ठीक। इस बात का ध्यान रखना है ना, दो नाव पे सवार होने वालों के साथ यही होता है,
ठीक, तो ध्यान रखिएगा जो इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो वो कैसे फंक्शन हो जाते हैं, नॉन मोनोटॉनिक। या तो सिर्फ इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो तो वो क्या हो जाते हैं, मोनोटॉनिक फंक्शंस हो जाते हैं। ठीक, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं भाई। तो चलिए भैया नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। हाँ चलिए कुछ ग्राफ्स की मदद से भी समझ लेते हैं अपन, है ना। ग्राफ्स जैसे मान लो मैंने बोला कि y इज इक्वल्स टू, एक ग्राफ ले लेते हैं अपन e की पावर x का ग्राफ। ठीक, तो y इज इक्वल्स टू e की पावर x का ग्राफ अपन बना लेते हैं। एक और ग्राफ ले लेते हैं अपन, y इज इक्वल्स टू ले लेते हैं अपन ln x। ठीक, ln x का भी ग्राफ यहाँ पे बना लेंगे अपन। ठीक, एक ग्राफ ले लेते हैं अपन y इज इक्वल्स टू, एक ले लेते हैं ln mod x, है ना, इसका भी ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे अपन इस तरीके से। ठीक, और एक ग्राफ ले लेते हैं, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ले लेते हैं, सपोज कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ। तो ये भैया का भी ग्राफ यहाँ पे अपन बना के देखते हैं। ठीक, इस तरीके से धीरे धीरे कि भैया क्या ग्राफ इनका होने वाला है ना। तो देखो भैया e की पावर x का ग्राफ तो सभी को पता ही है ना। e की पावर x का ग्राफ ये कुछ इस तरीके से है ना, रफ डायग्राम है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। ये 1,0 वाला पॉइंट, सॉरी 0,1 वाला पॉइंट है, ये होता है किसका ग्राफ, y बराबर e की पावर x का ग्राफ। ठीक, ln x का ग्राफ देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से होता है ना, यहाँ पे कट रहा होता है 1,0 पे। अच्छा, ln mod x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है बिल्कुल झाड़ के जैसा। ठीक, इस तरीके से ऐसा झाड़ के जैसा ग्राफ। ठीक, कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ मेरे ख्याल से यदि किसी को पता हो, है ना, यदि किसी को पता हो तो पहले तो अपन किसका बना लें भैया, साइन इनवर्स x का बना लें, है ना। ये इस तरीके से साइन इनवर्स x का ग्राफ बना लिया अपन ने, और साइन इनवर्स x के ग्राफ की मदद से, साइन इनवर्स x के ग्राफ की मदद से अपन कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ बना सकते हैं। ये बात आपको पता ही है। ये रहा कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ इस तरीके से। ठीक, और ऐसे ही ये ग्राफ इस तरीके से, है ना। ये कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ है, जो व्हाइट वाला बना है ये कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ अपन ने बना लिया। ठीक, अब चलिए भैया तो जरा सजावट हो गई, अब जरा बात कर लें। जब आप लेफ्ट टू राइट यहाँ पे जा रहे हैं तो जरा देखिए क्या लग रहा है आपको, फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज, यानी कि कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, अच्छा है ना, और ये सब बनाते रहिएगा आप, इसकी सुंदरता y और ये x एक्सिस नहीं आप लोग बना लीजिएगा। अच्छा, उसी तरीके से यदि आप यहाँ पे देखें y एक्सिस में और x एक्सिस में, तो लेफ्ट से राइट जाने पर आपको ग्राफ में क्या चीज़ दिखी, तो आप बोलेंगे सर ये कैसा फंक्शन है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, ये भी फंक्शन कैसा था, एक इंक्रीजिंग फंक्शन था। जरा यहाँ पे देखते हैं भैया, है ना, लेफ्ट से राइट जरा ध्यान से देखिए, पहले फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये लिख दिया भाई साहब, ये कैसा फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद फिर से जरा लेफ्ट से राइट पे बात करते हैं भाई साहब। ठीक, इस बार लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है, इस बार फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो ये दोनों जब भी मिलते हैं, ये दोनों जब भी मिलते हैं तो हम क्या बोल देते हैं भैया कि नाइदर इंक्रीजिंग फंक्शन और नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, है ना। इस चैप्टर के लिए अभी लिख रहे हैं अपन, आपको बोर्ड में नहीं लिखना, आपको बोर्ड में तो पूरा ही लिखना है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो ये कैसा फंक्शन हो गया हमारा, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पे जरा बात कर लेते हैं भैया, है ना, यहाँ पे बात करने के लिए कलर चेंज कर ले रहे हैं कुछ देर के लिए। जरा ध्यान से देखिए, यदि यहाँ पे अपन लेफ्ट से राइट जाएंगे तो देखिए क्या हो रहा है, आपको ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा होगा, यानी कि कैसा हो रहा है ग्राफ, यहाँ पे डिक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक, यहाँ पे भी यदि ध्यान से देखा जाए लेफ्ट टू राइट पे यदि अपन बात करेंगे तो देखिए लेफ्ट टू राइट में जाते हुए ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। वाई एक्सिस में हाइट धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे आपका भी ग्राफ कैसा हो रहा है, गिर रहा है, इसलिए यहाँ पे भी क्या है भाई साहब, डिक्रीजिंग। तो भैया टोटल ऑल ओवर देखा जाए तो ये कैसा था फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। और ओवरऑल यदि चेक किया जाए तो डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे आपने पीछे भी चेक किया था, याद होगा, यहाँ पे ओवरऑल चेक किया जाए तो एक ऐसा फंक्शन था, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन था ना। ओवरऑल चेक किया था ना अपन ने, देखिए आधा यहाँ चेक किया था, है ना, और आधा यहाँ चेक किया था। ठीक, तो उसी तरीके से अपन ने इसको टोटल ऑल ओवर जब चेक किया तो दोनों ही केसेस में डिक्रीजिंग था, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन
हो गया। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वही अगले टॉपिक पे, है ना। और बाकी ये बात ध्यान रखिएगा, है ना, ये वाला ग्राफ में सिर्फ आपको इतना ही ड्रॉ करना है ना। ये वाली चीज जब आपको कोई बोले जाए कि कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाए, तो आपको ये गुलाबी वाली लाइन नहीं बनानी है ना, इस बात का भी ध्यान रखना। चलिए आगे भाई, मोनोटोनिक बिहेवियर एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू ए बोल रहा है ना, यानी कि हमें बिहेवियर चेक करना है x बराबर ए पे। x बराबर ए पे बिहेवियर चेक करने का मतलब क्या है, x बराबर ए पे बिहेवियर चेक करने का मतलब ये है कि भाई साहब आप x के जरा सा पीछे और x के जरा सा आगे पे आपको क्या करना है, वैल्यूज चेक करनी है। तो सबको ये बात पता है कि x के जरा से पीछे वाला जो पॉइंट होता है ना, वो क्या कहलाता है भाई साहब, वो तो होता है x माइनस ए, और या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं ना, क्या बोलेंगे भाई साहब, a माइनस एच, याद होगा लिमिट सबने पढ़ी है। और इसके पीछे वाला जो पॉइंट कहलाता है वो क्या कहलाता है, a प्लस एच, है ना। माफी चाहूंगा, मेरे ख्याल से मैंने इसमें पीछे बोल दिया, है ना। इससे पीछे वाला पॉइंट a माइनस एच और इसके आगे वाला पॉइंट a प्लस एच। तो इसमें जो वैल्यू होगी a माइनस एच में, वो वैल्यू क्या कहलाती है, वो वैल्यू कहलाती है f ऑफ a माइनस एच। ठीक, और इसमें जो वैल्यू मिलती है वो क्या कहलाती है, f ऑफ a प्लस एच। तो यदि कल को आपको कोई ऐसा बोल रहा है भाई साहब कि f ऑफ a माइनस एच, ठीक, इज लेस देन, यहाँ पे लिख दिया मैंने f ऑफ a इज लेस देन f ऑफ a प्लस एच, यदि इस तरीके का है तो भी हम क्या बुला देते हैं भाई साहब, तो भी हम बोल देते हैं कि जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा f ऑफ x है, इज कैसा फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और वहीं पे यदि मैं ये बोल दूं कि इफ f ऑफ a माइनस एच, यानी कि मैं यहाँ पे किसको शामिल कर लूँ, इक्वालिटी को भी शामिल कर लूँ। ठीक, इस तरीके से यदि मैं शामिल कर लूँ इक्वालिटी को, तो हम क्या बोल देंगे भाई साहब कि इस बार हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, है ना। इस बार स्ट्रिक्टली लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और वहीं पे यदि मैं बोलूँ कि इफ सपोज मैंने बोल दिया f ऑफ a माइनस एच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू f ऑफ a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस एच, तो समझ गए होंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब कि f ऑफ x इज कैसा फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। और वहीं पे यदि एक और हम लिख दें यहाँ पे सपोज कि f ऑफ a माइनस एच, है ना, a कोई भी पॉइंट हो सकता है, a माइनस एच इज ग्रेटर देन f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस एच, तो हम क्या बुला देते हैं हमारे फंक्शन को, तो हम बुला देते हैं भाई साहब कि हमारा जो फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना। ये ध्यान रखना है आपको, ये डिक्रीजिंग है और वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना। जैसे ग्राफ भी आप सबके बना सकते हैं, ग्राफ भी आप सबके बना सकते हैं। मान लो आपने ये ले लिया ग्राफ इस तरीके से, ठीक, तो सपोज ये कोई पॉइंट है x बराबर a, ठीक, तो ये x बराबर a है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, a माइनस एच, और ये जो पॉइंट होगा सपोज मैंने बोल दिया ये होगा a प्लस एच, है ना। इतनी बात समझ में आ रही। इसमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, f ऑफ a माइनस एच, ये वाली वैल्यू आपको क्या देगा, f ऑफ a, और ये वाली वैल्यू आपको क्या मिलेगी, f ऑफ a प्लस एच। तो जा खुद ही देख लीजिए कि इसकी हाइट इन दो के मुकाबले ज़्यादा है, तो वही लिखा हुआ है f ऑफ a माइनस एच इज ग्रेटर देन f ऑफ a एंड f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस एच। तो ऐसे समय पे जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। सब पे आप ग्राफ बना सकते हैं। ठीक, आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट। क्या होता है स्टेशनरी पॉइंट, तो भैया द पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स इज जीरो, है ना। एक ऐसा पॉइंट है ना, द पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स इज जीरो इज कॉल्ड द स्टेशनरी पॉइंट। यहाँ पे लिख दे रहे हैं द पॉइंट, ढंग से लिख लीजिएगा, द पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा कैसे, ये आप समझा, देखो मान लो एक ग्राफ के माध्यम से समझाएं, यदि ग्राफ ऐसा कुछ यदि अपन बनाएं, है ना, इस तरीके का ग्राफ यदि अपन बनाएं, ठीक, और मैं इसमें, है ना, इसको थोड़ा और ढंग से कर ले, ऐसा कर ले रहा हूँ, ऐसा, ठीक, कोई समस्या नहीं।
ताकि आपको समझ में आए। और मैंने बोल दिया भैया ये जो पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है x1, है ना, और ये इंटरवल ले रहा हूँ अपन, है ना, ये इंटरवल है हमारा a से b पे, ठीक, और ये मेरा कोई पॉइंट है x2, ये मेरा कोई पॉइंट है x2। तो जरा ध्यान से समझना, है ना, कि x1 से x2 तक जाने में तो काफ़ी चेंज आ गया, है ना, x तो बहुत बदला। जब x बदला तो जरा यहाँ से यहाँ पे आप देखिए हाइट y एक्सिस में कितनी बदली, लेंथ क्या काफ़ी छोटी सी चेंज हुई, है ना। x1 से x2 में तो काफ़ी बड़ा चेंज आया, लेकिन यहाँ पे y1 से y2 में काफ़ी कम चेंज आ रहा है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? तो वही बात हम यहाँ पे लिखते हैं कि जब भी चेंज इन y, इसको क्या पढ़ते हैं, चेंज इन y इज डिवाइडेड बाय चेंज इन x, चेंज इन y इज डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो जरा थोड़ा यदि आप नॉर्मल सोचें कि जो dy है यानी कि चेंज इन y है वो बहुत ही छोटा नंबर है और चेंज इन x एक अपने आप में बहुत ही बड़ा नंबर है। तो जब भी किसी छोटे नंबर को किसी बहुत बड़े नंबर से डिवाइड किया जाता है तो लगभग जो आंसर होता है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है, ठीक। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। इसमें आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान भी रखना है ना, ये बात आपको ध्यान भी रखनी है ना, लगभग ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाता है, ये चीज 0 के इक्वल हो जाता है। अब वहीं पे मान लो, है ना, किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा हो, मान लो हमने ग्राफ ऐसा बनाया ऐसा, और आपने बोला सर एक पॉइंट ये ले लो, ठीक, और एक पॉइंट ये ले लो। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके x1 और x2 में इतना चेंज आया, ठीक। वहीं पे आप जरा ध्यान से देखिए, ये आपका y1 है और ये आपका y2 है, तो y1 और y2 में भी काफ़ी चेंज आ रहा है, दिख रहा है, y1 और y2 यानी कि f of x1 और f of x2, है ना, ये भी लिख दे रहा हूँ, ये आपका f of x1 है और ये आपका f of x2 है, उनमें भी काफ़ी चेंज आया है। यदि x में चेंज आया है तो y में भी काफ़ी चेंज आया है। तो ये हमेशा हर जगह नहीं मिलेंगे, ये आपको वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे ग्राफ हमेशा क्या हो रहा होगा, टर्न हो रहा होगा, है ना। ग्राफ जब जब टर्न होता है ना, ग्राफ जब जब टर्न होता है, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट मैं ले रहा हूँ, ठीक, इस पॉइंट को मैं जैसे ही जूम करूंगा तो x तो बड़ा हो जाएगा, ठीक, x बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो y की जो लेंथ है ना, y की जो लेंथ है यानी कि जो टेंजेंट वाली लेंथ है वो बिल्कुल ना के बराबर चेंज होती दिखाई देगी ना, क्योंकि यहाँ पे यदि मैं जूम करूंगा ना, इस वाले एरिया को जैसे ही मैं क्या करूंगा, मैग्नीफाइंग ग्लास से जूम करूंगा, तो आपको पता है कि सर ये तो जूम हो जाएगा, लेकिन ये जो पीली वाली लाइन है जो आपको थोड़ी सी कर्व दिख रही है, कैसे दिखने लगेगी, थोड़ी सीधी दिखने लगेगी। यानी कि इसमें तो चेंजेस काफी हो रहे हैं, लेकिन y की जो हाइट है उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट को, तो ये पॉइंट हमेशा वहां पे मिलेगा जहां पे कर्व आपका मुड़ रहा होगा, है ना, टर्न ले रहा होगा, वहीं पे आपको ये पॉइंट मिला करेगा। तो ऐसे पॉइंट को क्या कहा जाता है, स्टेशनरी पॉइंट कहा जाता है, जहां पे dy बाई डी एक्स इज ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 0, ठीक। चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ भाई, अगला पॉइंट है हमारा क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसा पॉइंट है, देखिए क्रिटिकल पॉइंट, द पॉइंट वेयर, है ना, क्या बोल सकते हैं आप कि f डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 या फिर f डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड, है ना। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे भी f डैश एक्स 0 आ गया, तो आपको जो बड़ी कैटेगरी वो कौन सी लग रही है, आपको पीछे वाला स्टेशनरी पॉइंट ज़्यादा बड़ा लग रहा है कि आपको क्रिटिकल पॉइंट ज़्यादा बड़ा लग रहा है? तो आप ऑब्वियस सी बात कहेंगे कि सर इसी के अंदर स्टेशनरी पॉइंट भी आ गया। हाँ, तो इसी के अंदर कौन सा पॉइंट आ गया, स्टेशनरी पॉइंट भी आ गया, है ना। ये अपने आप में कौन सा पॉइंट को रखता है, स्टेशनरी पॉइंट को भी रखता है। और यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है तो भी उस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसी के साथ मैं ये भी लिख सकता हूँ सेकंड पॉइंट बना के कि एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज क्रिटिकल पॉइंट, है ना। जितने भी स्टेशनरी पॉइंट हो सारे के सारे कौन से पॉइंट कहलाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी कहलाते हैं। पर वाइस वर्सा इसका ट्रू नहीं है ना, ब्रॉडर कैटेगरी हमारी कौन सी है, क्रिटिकल पॉइंट वाली है। अच्छा, इसी के साथ एक और बात अपन बोल सकते हैं भाई साहब, आपने अभी देखा पीछे कि जब भी स्टेशनरी पॉइंट होता है ना, जब भी आपका स्टेशनरी पॉइंट होगा ना, मान लो मैं फिर से ग्राफ के माध्यम से यदि आपको समझाऊं, ठीक, तो क्या होता है भाई साहब कि जो ये पॉइंट, यदि मान लो मैंने बोला कि ये वाला जो मेरा पॉइंट है कैसा पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट है, तो स्टेशनरी पॉइंट के जरा सा लेफ्ट में जरा सा राइट में जब चेक कर रहे थे, याद होगा एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए माइनस एच पे जब चेक कर रहे थे अपन, ठीक, तो लगभग आप देख पा रहे होंगे वो चेंज बहुत ही स्मॉल चेंज आ रहा था, वो चेंज बहुत ही स्मॉल चेंज आ रहा था। क्यों चेंज आ रहा था, क्योंकि जब भी मैं इस कर्व में टेंजेंट ड्रॉ करूंगा
तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो किसके पैरेलल हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो याद रखना कई बुकों में स्टेशनरी पॉइंट की ये भी डेफिनेशन होती है, द पॉइंट वेयर टेंजेंट टू एफ ऑफ एक्स, है ना, या फिर टेंजेंट टू कर्व, टेंजेंट टू कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। ऐसे पॉइंट को भी हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट, है ना। ऐसे पॉइंट को भी हम क्या बुलाते हैं, स्टेशनरी पॉइंट बुलाते हैं। वही सेम डेफिनेशन है, बस बोलने का अंदाज अलग है कि वो वाले पॉइंट जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा y में बहुत ही कम चेंज आ रहा है, जब x में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं भाई साहब, स्टेशनरी पॉइंट बुलाते हैं। इसका मतलब ये कि जिस दिन मैं वहाँ का उसका स्लोप लेना चाहूँगा तो जो स्लोप निकलेगा वो किसके पैरेलल आएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। ठीक, चलिए भाई आगे बात करते हैं। चलो भाई आगे बढ़ें। हाँ भाई, तो आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल है। ठीक, सिर्फ कुछ बातों को समझाने के लिए, जैसे एक सिंपल सा ग्राफ अपन ड्रॉ कर ले रहे हैं, रफ डायग्राम आप लोग अच्छे से ड्रॉ करते रहिएगा। ठीक, हमें अच्छे से पता है कि साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है ना, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ होता है भाई साहब। तो ये बना दिया, है ना, ये ज़्यादा ही कर दिया। ठीक, आप लोग ढंग से बना लीजिएगा। अब सुनिएगा, साइन एक्स का ग्राफ है, वो बोल रहा है कि हमें मैक्सिमम लेंथ इंटरवल की बतानी है, जहाँ पे जो साइन एक्स है वो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो पहले तो देखो ये इंक्रीज कहाँ से कहाँ हो रहा है ना। तो इंक्रीज यदि देखा जाए तो यहाँ पे से मैं ले रहा हूँ, है ना, ये वाला जो पार्ट है, तो ये वाला जो पार्ट है ये इंक्रीजिंग में आएगा मेरे ख्याल से, और यहाँ पे से कंटिन्यू इंक्रीजिंग में आ रहा है सिर्फ यहाँ तक। ठीक, उसके बाद यहाँ से शुरू होगा। ठीक, यहाँ से इंक्रीजिंग में दिखाई देगा, यहाँ से एरो क्योंकि ऊपर आ रहा है, फिर तो यहाँ से डाउन हो जाएगा। फिर उसी तरीके से, है ना, इसको और आगे यदि बढ़ा दें इस तरीके से, तो यहाँ से इंक्रीजिंग में आएगा। ठीक, और कहाँ तक जाएगा भाई साहब, यहाँ तक जाएगा। सभी को पता है ये हमारा पॉइंट 0, ये हमारा π/2, ये हमारा पाई, ये वाला पॉइंट हमारा 3π/2, ये हमारा भाई साहब 2π, ये हमारा 5π/2, है ना, और ये हमारा 3π। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे भी, है ना, और हाँ ठीक है, ये हमारा कौन सा -π/2, है ना, इतना ले लिया आपको, इतना समझाने के लिए। अब फंक्शन जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है वो इंटरवल मेरे ख्याल से दिख रहा होगा -π/2 से π/2, तो हमें लेंथ ऑफ इंटरवल निकालनी है जहाँ पे हमारा जो साइन एक्स वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी इंक्रीज हो रहा है। तो कोई भी एक आप इसका रीजन उठाइए, मान लो आपने ये वाला रीजन उठाया, तो आपको जो सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है वो कौन सी है, 5π/2। उसमें से क्या माइनस कर दिया आपने, 3π/2 को सपोज माइनस किया। तो जैसे ही माइनस करेंगे एलसीएम सेम है, यानी कि 5π माइनस 3π/2 जो कि हमें कितना दे देगा, 2π/2 दे देगा। और मुझे फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा, पाई। यानी कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ इंटरवल जिसमें फंक्शन साइन एक्स जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, उस इंटरवल की लेंथ कितनी है, उस इंटरवल की लेंथ है पाई। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना। कल को यदि वो डिक्रीजिंग भी बोल देता, ठीक, तो डिक्रीजिंग भी बोल देता तो आप सभी को लिए ये कोई नया क्वेश्चन हो जाता। लेकिन आप जानते हैं कि सर डिक्रीजिंग बोलता तो फिर आप यहां से यहां तक लेते, ठीक, ये वाला रीजन आ जाता आपका डिक्रीजिंग। ठीक, अच्छा कल को ये भी बोल सकता था कि फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरवल, है ना, क्वेश्चन ही बना दे रहा हूं, ऐसा भी तो बोल सकता था ना, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरवल, है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरवल in which function f of x बराबर sin x is invertible, तो किस इंटरवल में, है ना, किस इंटरवल में, और साथ में उस इंटरवल की लेंथ क्या होगी जिसमें जो फंक्शन है साइन एक्स उसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इनवर्स रिप्रेजेंट करेगा, इनवर्स को शो करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, तो भी आंसर हमारा क्या होता, पाई आंसर होता। क्योंकि हाँ भाई साहब, इनवर्स फंक्शन जब हम पढ़ते हैं ना तो भी हम इतना ही रीजन लेते हैं, आपको ये बात पता होगी। तो इस रीजन में हमारा जो फंक्शन होता है वो इन्वर्टिबल होता है, यानी कि यहीं पे साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करता है, और साइन इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इस लेंथ का जो साइज है वो कितना है, पाई है।
ठीक, तो एक ही तरीके से घुमा फिरा के एक इंक्रीजिंग में पूछ दिया, डिक्रीजिंग में पूछ दिया या इन्वर्टिबल में पूछ दिया, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, और वैसे भी एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई फंक्शन है ना, ये आप सब लिख लीजिएगा, जब भी कोई फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर शो कर रहा होता है या डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा होता है, तो जहां से जहां तक वो इंक्रीजिंग होता है उसका ग्राफ और जहां से जहां तक उसका ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे या उस पर्टिकुलर इंटरवल पे जो फंक्शन होता है वो हमेशा इन्वर्टिबल होता ही होता है। यानी कि यदि फंक्शन मोनोटोनिक है तो जहां पे मोनोटोनिक दिखा रहा है, जिस इंटरवल पे मोनोटोनिक दिखा रहा है, वो वहां पे हमेशा 1 1 रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा 1 1 शो करेगा, है ना। मोनोटोनिक फंक्शन यदि है और मोनोटोनिक फंक्शन है तो पक्का 1 1 होगा ही होगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं इसके अपन, तो आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक, देखिए पहली प्रॉपर्टी तो यही चिपका ले रहे हैं अपन, जो अपन ने पीछे सीखी, क्या कि एवरी फंक्शन इज इन्वर्टिबल, है ना। एवरी फंक्शन इज इन्वर्टिबल वेयर इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना। एवरी फंक्शन इज इन्वर्टिबल वेयर इट इज आइदर इंक्रीजिंग फंक्शन और अ डिक्रीजिंग फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी। ठीक, अच्छा अगली प्रॉपर्टी क्या भाई साहब, कि सपोज आपको कोई बोल दे कि इफ फंक्शन है ना, अपन x का फंक्शन ले रहे हैं, इफ f ऑफ x इज, मान लो किसी ने बोला कि फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है, इफ f ऑफ x इज 1 1 और f ऑफ x इज इन्वर्टिबल, f ऑफ x इज इन्वर्टिबल, तो इसका साफ ये अर्थ है क्या कि भाई साहब या तो f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा या तो f डैश x लेस देन 0 होगा। ऑन टू की बात नहीं करी है मैंने 1 1 की बात करी है। ठीक, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यदि आप बोल सकते हैं तो एक अच्छी बात जो आपने सुनी भी होगी कभी ना कभी फंक्शन चैप्टर पढ़ते समय, कि द बिहेवियर ऑफ इनवर्स फंक्शन, है ना, द बिहेवियर ऑफ इनवर्स फंक्शन इज सेम एज इट्स बेसिक फंक्शन। ठीक, ये बात भी आपको पता होगी। ठीक, और अब पता चल गई है क्योंकि हमने सामने लिख दिया है। कैसे, जैसे मान लो, है ना, ग्राफ के माध्यम से यदि बताया जाए, है ना, ये सबको पता है, ये वाली जो लाइन होती है ये इनवर्स फंक्शन के डायग्राम्स को बनाने में हमारा सहयोग करती है, y इज इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन। ठीक, यदि इतनी बात समझ में आ रही है तो एक ग्राफ अपन बना रहे हैं इस तरीके से, है ना, और एक ग्राफ अपन बना रहे हैं इस तरीके से, है ना, तो ढंग से बना दें ना, ऐसा बना दे रहे हैं अपन। ठीक, तो उसका इन्वर्स ऐसा, तो सपोज अपन बोल रहे हैं भैया कि ये कोई फंक्शन f है, तो ये फंक्शन है आपका f इनवर्स, ये यदि f है तो ये कोई फंक्शन है आपका f इनवर्स। और हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों फंक्शंस का, है ना, जिस भी फंक्शन का आप इनवर्स फंक्शन ले रहे हो, है ना, यानी कि जिसका भी इनवर्स ले वो फंक्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, बेसिक फंक्शन। यानी कि कौन सा फंक्शन है बेसिकली, ये आपके लिए बेसिक फंक्शन है। ठीक, ये आपके लिए बेसिक फंक्शन है और ये उसका कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये उसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। तो इन दोनों के ही नेचर सेम होते हैं। दोनों के नेचर सेम होने का मतलब क्या है, तो नेचर वाइज आप जानते हो हम लोग मोनोटोनिसिटी पढ़ रहे हैं, यानी कि नेचर ऑफ ग्राफी तो पढ़ रहे हैं। ठीक, तो यदि मैं लेफ्ट टू राइट में जाऊं, है ना, लेफ्ट टू राइट में जाऊं, तो जरा इनवर्स फंक्शन का नेचर देखिए। लेफ्ट टू राइट जाने पे इनवर्स फंक्शन का जो नेचर वो कैसा है, इंक्रीजिंग है ना, कैसा फंक्शन है ये, इंक्रीजिंग फंक्शन है। उसी तरीके से यदि अपन इसका ग्राफ चेक करें, किसका भाई साहब, बेसिक फंक्शन का ग्राफ, और अपन लेफ्ट टू राइट में यदि मूव करें तो देखिए अभी भी उसका नेचर कैसा है ना, इसको ढंग से कर दें, हाँ, अभी भी उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर अभी भी इंक्रीजिंग ही है, दिख रहा होगा आपको, है ना, तो अभी भी ये इंक्रीजिंग है। तो इसीलिए हमने लाइन लिखी, द बिहेवियर ऑफ इनवर्स फंक्शन इज सेम एज इट्स बेसिक फंक्शन। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भैया, इसको ध्यान रखना ना। तो हमारी अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं भाई। अगली प्रॉपर्टी इसी तरीके से यदि इस पे बात करें हम, ठीक, तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे, 3 लिख ली ना, 3 आपन ने लिख ली है। ठीक है, तो देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि आपन ने ये पढ़ा था, याद होगा, x2 इज ग्रेटर देन x1, है ना, ये आपन ने पढ़ के रखा था। इम्प्लाइज क्या, f ऑफ x2
इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x1, ठीक। और हमने क्या बोल दिया था भाई साहब कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक। और यदि फिर से वही x2 इज ग्रेटर देन x1 इम्प्लाइज कि भाई साहब इस बार हम क्या बोल रहे हैं, एफ ऑफ x2 इज लेस देन एफ ऑफ x1। तो याद होगा फिर ये कौन सा नेचर था, डिक्रीजिंग नेचर था फंक्शन का, यानी कि ऐसे फंक्शंस कैसे होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। तो यहीं पे एक बात जरा आप ध्यान से देखिए कि सपोज ये जो फंक्शन जो भी रहा होगा ये पक्का डिक्रीजिंग रहा होगा। डिक्रीजिंग जब रहता है तो साफ साफ ये बात भी हमें प्रूफ दे रही है कि देखिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इंक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी कभी भी चेंज नहीं होता है, पर डिक्रीजिंग फंक्शन के अप्लाई होने पे या रिमूव होने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमेशा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, इट शोज दैट, है ना, इट शोज दैट ऑन अप्लाइंग or removing of decreasing function, ना, on applying or removing of decreasing function sign of inequality changes, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी भैया, इंपॉर्टेंट बात है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमेशा क्या हो जाया करेगी, चेंज हो जाया करेगी, ठीक। तो इसमें कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक। वहीं पे अगली चीज हम क्या बोलते हैं कि अगली प्रॉपर्टी हमारे को ये कहती है कि कंटिन्यूटी, ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी मेक्स नो इफेक्ट इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ फंक्शन, ठीक। जैसे अपन ने कॉसेक इनवर्स एक्स का भी तो ग्राफ बनाया था, कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ भी तो कहीं पे जगह पे टूट रहा था, है ना। इसका मतलब ये कि यदि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या फिर नॉन डिफरेंशिएबल है, उससे आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि यार उसके फंक्शन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर में कोई चेंजेस आ रहे हैं, ठीक। उससे उसका कोई लेना देना नहीं होगा, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, है ना। और यदि मान लो एक और पॉइंट कि इफ f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, यदि ये चीज एग्जिस्ट ही ना करती हो तो भाई साहब देन यूज बेसिक मेथड, देन यूज बेसिक मेथड। सर ये बेसिक मेथड क्या है भाई साहब, ये जो बेसिक मेथड है ना, ये रही आपकी बेसिक मेथड, है ना। इसमें कहीं पे भी दिख रहा होगा आपको कि अपन ने कहीं पे भी डेरिवेटिव की सहायता नहीं लेके रखी है ना। और हमारी जो आखिरी प्रॉपर्टी है उस पर भी यदि हम बात कर लें, क्या कि सपोज आपसे कोई बोल रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स जो है ना, इसमें क्या भाई साहब कि एफ ऑफ एक्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब एफ डैश एक्स भी क्या है आपका, इंक्रीजिंग है। और कल को कोई ये बोल दे कि यदि एफ डैश एक्स, जो एफ डैश एक्स है वो भी कैसा है, वो भी इंक्रीजिंग नेचर का है, वो भी कैसा नेचर का है, इंक्रीजिंग नेचर का है, तो हम क्या बुला सकते हैं भाई साहब कि एफ डबल डैश एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे इसको ढंग से भी ऐसे लिखें, है ना, इस तरीके से कि एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, दिस इम्प्लाइज हमारे पास कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। और हमने क्या बोला कि एफ डैश एक्स, यदि ये एफ डैश एक्स भी इंक्रीज हो रहा है तो एफ डबल डैश एक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव। एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव मतलब क्या है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ये कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कर्व में बताता है कि वहां पे कॉन्केविटी अप, है ना, कॉन्केविटी अप वाला चेंज आ रहा है। कॉन्केविटी अप मतलब क्या होता है, अरे इस तरीके का कोई भी ग्राफ है ना, ये डिश एंटीना टाइप का है ना, ये ऊपर की ओर ये ऐसा हो जाता है ग्राफ, इस तरीके से ना, ये ग्राफ में है ना जो डिश एंटीना ये ऊपर की ओर आ जाता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक। और क्यों हो रहा है, खुद ही सोचिए ना, क्या बोल रहा है कि एफ डैश एक्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और सबको ये बात भी पता है भाई कि एफ डैश एक्स यदि इंक्रीज हो रहा है तो हमने पढ़ा है कि एफ डैश एक्स बेसिकली होता क्या है, एफ डैश एक्स होता क्या भाई साहब, तो आप सब बोलेंगे सर एफ डैश एक्स कुछ नहीं, अपने आप पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप होता है। तो हाँ सही बात है, तो यदि मैं इस पॉइंट पे स्लोप लूंगा तो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ठीक, तो ये मेरे पास एंगल आएगा θ1, ठीक। उसी तरीके से मैं यदि इस पॉइंट पे लूंगा स्लोप, ठीक, क्योंकि एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, एफ डैश एक्स इंक्रीज होगा तो स्लोप भी इंक्रीज होगा, यानी कि tan θ भी इंक्रीज होगा। तो
ये θ2 यहाँ पे लूंगा, है ना, ये वाले पॉइंट पे, तो इस वाले पॉइंट पे जैसे ही लूंगा तो स्लोप और क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है। इस तरीके से स्लोप कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। और इसके जो डायग्राम है, डायग्राम का मतलब क्या है कि जो भी फंक्शन का कर्व ड्रॉ हो रहा होगा, ठीक, उस फंक्शन में इस तरीके का एक आपको शेप देखने को मिलेगा जिसको हम बुलाते हैं कॉन्केविटी अप। और समझ गए होंगे इसी का अपोजिट क्या होता है, कॉन्केविटी डाउन होता है। ठीक, चलिए आगे अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे अपन। तो करते हैं क्वेश्चन सॉल्व भाई, है ना। ये लो क्वेश्चन है हमारे पास क्या, कि अप्लाई साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स इन द इनइक्वालिटी एंड राइट इट। ठीक है, देखिए वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, एक्चुअली मैं अपने को यहाँ पे बेसिक नॉलेज चेक कर रहा है वो, कि क्या हमने जो अभी तक पीछे जितनी भी बात करी, क्या हम वो चीज़ समझ पाए, क्या समझ पाए। जैसे कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ साहब कुछ इस तरीके का होता है ना, ये इस तरीके से। आशा करता हूँ सब ग्राफ याद करिए, ग्राफ याद रहेगा तो ही काम बनेगा, ग्राफ याद नहीं है तो बड़ी समस्या है फिर आप लोग को। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ में यदि देखा जाए तो मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, ठीक। लेफ्ट से राइट जाते समय क्या लगता है, मैं इस फंक्शन को क्या बुला सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ भाई साहब ये मेरा कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यदि साइन इनवर्स एक अपने आप में कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करने से इनइक्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो मैं दोनों तरफ साइन इनवर्स ले रहा हूँ, तो ये कैसा हो जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस वन इज लेस देन साइन इनवर्स x प्लस वन। ठीक, ये हमने लिख के दिखा दिया, यही लिखने को बोल रहे थे कि स्टेटमेंट लिख के दिखाई। वहीं पे सबका दिमाग यदि खुल गया होगा कि यदि कॉस इनवर्स की बात करी जाए तो कॉस इनवर्स एक्स का आपको ग्राफ याद आ रहा होगा। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है ना, मेरे ख्याल से सबको ये बात याद होगी। और कॉस इनवर्स एक्स का यदि ग्राफ ऐसा है तो जरा ध्यान से देखिए, जब आप लेफ्ट से राइट पे चेक करेंगे तो लेफ्ट से राइट पे आपको कंटिन्यू क्या दिख रहा होगा, इस तरीके से डाउनफॉल दिखता रहा होगा। यानी कि ये जो ग्राफ है ये कैसा फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। इस ग्राफ ने हमें क्या बता दिया, बिहेवियर डिक्रीजिंग फंक्शन। और जब भी हमने पीछे बात करी, अभी एक अपन ने प्रॉपर्टी भी सीखी कि जब भी आपके पास कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो उसको अप्लाई करने पे या रिमूव करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो वही यहाँ पे अपने को सिखाने में लगा था कि मैं जैसे ही कॉस इनवर्स अप्लाई करूंगा इसमें x माइनस वन में और यहाँ पे कॉस इनवर्स x प्लस वन में, तो क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज होके कैसी हो जाएगी भाई साहब, इस तरीके की हो जाएगी। तो ये हमने स्टेटमेंट लिख के दिखा दिया है ना। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल रहा होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे भाई देखिए, if f of x and g of x, है ना, टू फंक्शंस आर सच दैट इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, तो साथ में लिखते भी जाएं अपन। ठीक, क्या बोल रहा है भाई साहब, f of x और g of x दो फंक्शन है, और क्या बोल रहा है हमारे पास, गिवन है हमें, है ना, हमें ये बात गिवन है कि जो x1 है वो ग्रेटर देन क्या है, x2 है। साथ में क्या बोल रहा है भाई साहब कि f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2। ठीक है ना, कोई भी पॉइंट है तो बिल्कुल। तो यहाँ पे ये बात हमें क्या समझ में आ रही है कि इसका मतलब ये है भाई साहब कि जो f फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। वहीं पे अगली चीज उन्होंने क्या बोला, लेकिन उसी के साथ में जो g ऑफ x वाला जो फंक्शन है ना, यानी कि इसी नंबरों पे जब एक g टाइप का फंक्शन लगाया गया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपको चेंज होती दिखाई दे रही होगी। और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो रही है क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया। यानी कि पक्का जो आपका g फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है देन फाइंड इंटरवल ऑफ अल्फा, तो हमें अल्फा का इंटरवल निकालना है। अल्फा का इंटरवल निकालने के लिए अपन चलिए सॉल्व करते हैं भैया। हमें जो दिया गया है क्या, एफ जी अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा, ठीक, इज ग्रेटर देन एफ ऑफ जी ऑफ थ्री अल्फा माइनस फोर, इस तरीके से। अच्छा, f एक कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन को रिमूव करूं या अप्लाई करूं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, रिमूविंग f, है ना, मैं f को यहां से उखाड़ रहा हूं ना, f को उखाड़ लिया, उसके दांत उखाड़ लिए। तो हमारे पास क्या बचा, g अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा इज ग्रेटर देन g थ्री अल्फा माइनस का फोर। और अब जैसे ही मैं g को रिमूव करूंगा तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा क्योंकि g कैसा फंक्शन है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा और साइन ऑफ इनइक्वालिटी इस तरीके से हो जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री अल्फा माइनस का फोर। इसको यदि सॉल्व किया जाए तो अल्फा स्क्वायर ये आ जाएगा कितना, माइनस का फाइव अल्फा और माइनस फोर इधर आ जाएगा, प्लस का फोर इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हमारे पास फैक्टर्स बन रहे हैं, क्वाड्रेटिक इन अल्फा है ये, तो अल्फा स्क्वायर माइनस
4 अल्फ़ा और माइनस का अल्फ़ा प्लस 4 बराबर कितना 0। तो माइनस माइनस प्लस से कितना हो जाएगा 5 अल्फ़ा हो जाएगा माइनस का, और 4 1 4, ठीक। अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास आ रहा है अल्फ़ा माइनस 4, ठीक, और माइनस 1 कॉमन लेंगे, अगेन अल्फ़ा माइनस 4 आ गया इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर आ गए, एक फैक्टर आ रहा है अल्फ़ा माइनस 1 और एक फैक्टर आ रहा है अल्फ़ा माइनस 4, ठीक। और ये इक्वलिटी का साइन नहीं है, सॉरी, है ना, इक्वलिटी का साइन नहीं है, ये इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पे हमें पता है कि इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया कि अल्फा इन दोनों वैल्यूज के बीच में ही छुपेगा, ठीक। ये दिख रहा है जब भी इस तरीके का साइन हो, ठीक। रुकिएगा जरा भाई, तो यहीं से आगे चलते हैं बच्चों, है ना, लाइट चली गई थी। चलिए देखिए, तो जब अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 4 इज लेस देन 0, तो ऐसे समय पे हम क्या बोलते हैं भैया कि अल्फा हमारा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, अल्फा हमारा बिलोंग कर रहा है भाई साहब कहाँ से कहाँ, 1 से 4 के बीच में, ठीक। मेरे ख्याल से इनइक्वालिटी सबको सॉल्व करना आता है, जिसको नहीं आता उसको भी बता दे रहा हूँ। इससे हम क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे कि एक तो 1 आ रहा है और एक तो 4 आ रहा है, दोनों ब्रैकेट कैसी पावर है, ऑड पावर है, तो और आगे कैसा साइन है, प्लस साइन है, तो पॉजिटिव से शुरू करेंगे और ये जो ऑड पावर ब्रैकेट है ये ऑल्टरनेट साइंस को चेंज करते जाते हैं, यानी कि प्लस माइनस और फिर ये कितना प्लस। और क्योंकि हमें क्या देखना है कि दिस इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 का यानी कि नेगेटिव पार्ट चुनना है, यानी कि x कहाँ से कहाँ पे बीच में है, x 1 से 4 के बीच में है। हम x बोल रहे हैं पर हमें क्या यूज करना था अल्फा, तो हमारा अल्फा किसके बीच में है, 1 से 4 के बीच में है, तो हमें इंटरवल निकालना, तो हमने इंटरवल निकाल दिया है ना, ये लिखा हुआ है फाइंड द इंटरवल ऑफ अल्फा, तो हमने अल्फा का इंटरवल निकाल दिया है कि अल्फा इज बिटवीन 1,4, ठीक। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, चेक इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए साथ ही सॉल्व भी करते जाएं, है ना। हमें गिवन है क्या कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब एफ कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जी डैश एक्स इज लेस देन 0, इसका मतलब जी कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। देन ये जो इनइक्वालिटी लिखी है ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन पूछा गया है। ये कैसा क्वेश्चन पूछा गया, अपोजिट। अपोजिट कैसा, इन द सेंस बता दे रहा हूं आपको। ये पता है कि आपन ने सीखा है कि जब x2 इज ग्रेटर देन x1 हो, और हम इसको इस तरीके से लिखते थे कि जब f ऑफ x2 भी ग्रेटर देन क्या आ जाए, f ऑफ x1 आ जाए, तो हम क्या बोल देते थे कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इतनी बात समझ में आ रही है। इस बार बिल्कुल देखो अपोजिट जा रहा है, उन्होंने बोल दिया है कि फंक्शन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको कि ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है, जो ये मिडिल में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, यानी कि हमें कहां तक पहुंचना पड़ेगा, हमें रिवर्स प्रोसेस में जाना पड़ेगा और हमें यहां तक पहुंचना पड़ेगा कि x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक। हमें यहां तक रिजल्ट तक पहुंचना होगा। तो कैसे पहुंचेंगे, हमने इससे ये पता लगा लिया कि f डैश x से हमें ये पता चला f इंक्रीजिंग फंक्शन है और g कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब जो हमें दिया हुआ है उस पर बात कर लेते हैं भाई साहब। क्या दिया हुआ है, f ऑफ g ऑफ x, ठीक, इज ग्रेटर देन f ऑफ g ऑफ x प्लस 1, ठीक। ये हो गया। अब जैसे ही आप f को हटाएंगे तो f एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है, तो ये नहीं आया साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज। साथ में अब जब g को हटाएंगे तो g एक अपने आप में डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस बार साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी और ये x प्लस 1 आ जाएगा। जरा ध्यान से पढ़िए, क्या लगता है x इज लेस देन x प्लस 1, सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है ना। x छोटा होता है x प्लस 1 से, ठीक, यानी कि द गिवन इनइक्वालिटी इज ट्रू। जो इनइक्वालिटी हमें दी गई है वो कैसी है, ट्रू है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ठीक। वरना ये इनइक्वालिटी कभी भी आती नहीं है, वरना ये साइन ऐसा ही रह जाता, ठीक। और यदि x ग्रेटर देन x प्लस 1 होता तो गलत बात है, क्योंकि x का कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन है, अगला नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव कौन होता है, x प्लस 1, तो अगला नंबर बड़ा ही होता है पीछे वाले नंबर के मुकाबले। तो वही देखिए हमारे सामने आया है, ठीक। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भैया, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं भैया अपन, है ना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हमें जो दिया गया है फंक्शन उस पर बात करते हैं। हमें दिया गया है f ऑफ x बराबर कितना, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ई एक्स स्क्वायर और प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। यदि हम देखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, और इसको भी ई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। एलसीएम जैसे ही लूंगा तो ये हो जाएगा ई 2x स्क्वायर, है ना, माइनस 1 अपॉन में ई एक्स स्क्वायर
और उसी तरीके से यहाँ पे भी भाई साहब कितना ई 2x² प्लस 1 अपॉन में EX² से EX² कैंसिल, तो ये हो जाएगा ई 2x² माइनस 1 अपॉन में ई 2x² प्लस 1। ठीक, और आगे यदि अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, यहाँ पे देखिए अपन क्या करने वाले हैं कि ये मैं लिख रहा हूँ f(x) इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x², यहाँ पे नीचे प्लस 1 है तो हमने मैनिपुलेशन करना सीखा प्लस 1, और यहाँ पे लिख दिया कितना -2। ठीक, -2 कर दिया और सेपरेट भी कर दिया ई 2x² प्लस 1 और इसके साथ भी ई 2x² प्लस 1। ठीक, दिख रहा होगा ये चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये बचेगा 1 - 2 अपॉन में ई की पावर 2x² और प्लस में कितना 1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है, फंक्शन आ चुका है। हमें बताना है फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन को समझने के लिए हमें थोड़ा ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। जैसे यदि आपसे कोई बोले x² का ग्राफ, तो x² का ग्राफ सभी को पता होगा, x² का ग्राफ ये होता है भाई साहब, ये होता है x² का ग्राफ। लेकिन हमने फंक्शन में ये भी देखा हुआ है कि ये वाला जो पार्ट कहलाता है ये डोमेन कहलाता है, यानी कि x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है भाई साहब, ये बात पहले ही लिख ले रहे हैं। x बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ, 0 से इनफाइनाइट पे, है ना, दे बात करते हैं। x हमारा 0 से इनफाइनाइट है, यानी कि x² का जो ग्राफ हमारे काम का है वो सिर्फ ये वाला काम का है। ठीक, हमें सिर्फ इस ग्राफ से मतलब है, लेकिन x² नहीं है, वहां पे कितना है 2x² है, तो 2x² का भी ग्राफ कैसा रहेगा भाई साहब, 2x² का भी ग्राफ लगभग इसी टाइप का रहेगा, थोड़ा सा और बस फैलता जाएगा, है ना। तो ये 2x² का ग्राफ रहेगा किस इंटरवल में, 0 से इनफाइनाइट। हमें सिर्फ कहां से इंटरवल लेना है, 0 से इनफाइनाइट तक की ही वैल्यूज लेनी है। अब खुद ही सोचना, जो अब 2x² किसके सर पे चढ़ा हुआ है, e की पावर 2x² के ऊपर चढ़ा हुआ है। आपको ये बात पता होना चाहिए भाई साहब, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ये हमेशा ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। हमेशा कैसे फंक्शन होते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो 2x² भी कैसा फंक्शन है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। x² भी यहाँ पे, यहाँ से इस इंटरवल पे, है ना, ये वाले पार्ट को हटा के, ये वाले पार्ट को हटा के मिटा ही देता हूँ वरना किसी को समस्या हो जाए, है ना। इस वाले पार्ट में आप देखो, यदि लेफ्ट से राइट पे जाएंगे तो यहाँ पे x² कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। 2x² भी कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल हमेशा कैसा फंक्शन होता है, हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इनके परिवार में डिक्रीजिंग वाली तो चीज आती इतनी आसानी से नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये बात सबको पता है। अब पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव, है ना, एक्सपोनेंशियल खुद पॉजिटिव है, पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव, यानी कि e की पावर 2x² भी कैसा फंक्शन होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि पॉजिटिव के सिर पे पॉजिटिव रखा है। अब उस पॉजिटिव में भी, है ना, उस पॉजिटिव में भी कितना ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। तो आपको पता होगा 1 ऐड करने से ग्राफ एक पॉइंट ऊपर उचक जाता है ना, एक पॉइंट ऊपर उचक जाता है। इतनी बात समझ में, आपको ग्राफ नहीं बनाना, आपको सिर्फ समझाइश दे रहे हैं कि अब इसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। ठीक, तो e की पावर 2x² प्लस 1 भी अपने आप में कैसा फंक्शन होगा, ये भी अपने आप में एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेकिन मैं जैसे इसका रेसिप्रोकल लूंगा, ये अपने आप किस फंक्शन में बदल जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन में बदल जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आती है। अच्छा, डिक्रीजिंग फंक्शन में बदल गया है, लेकिन अब मैं एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, अगेन ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाएगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड जब भी आप नेगेटिव नंबर से करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। डिक्रीजिंग फंक्शन से वो किस में बदल जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन में, और यदि इंक्रीजिंग है तो किस में बदल जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन में बदल जाता है। ठीक, अच्छा, और साथ में इसमें क्या जोड़ रहा हूं, 1 ऐड कर रहा हूं, है ना, +1 इसमें ऐड कर रहा हूं। 1 चाहे यहां लिखूं चाहे यहां लिखूं, तो इंक्रीजिंग फंक्शन तो ऑलरेडी था, इसमें ऐड 1 कर दूंगा तो भी ये कैसा फंक्शन रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहेगा। तो यहां पे हमारा क्या बोल सकते हैं हम कि f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन कितना 0 to इनफाइनाइट इंटरवल। इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। बहुत किसी एक को पकड़ना और फिर धीरे धीरे आपको आगे की ओर आना है। ठीक, थोड़ा बहुत नॉलेज ग्राफ का होना चाहिए। अच्छा, वैसे बाय द वे यदि देखा जाए, है ना, यदि आप देखें तो e की पावर x प्लस e की पावर -x का ग्राफ याद भी हो तो अच्छा रहेगा। ये ग्राफ ऐसा होता है ना, e की पावर x प्लस e की पावर -x का ग्राफ, ये कटोरा टाइप का ग्राफ होता है। यदि आपको बोलना हो e की पावर x माइनस e की पावर -x का ग्राफ, तो इसका ग्राफ है ना जैसा x³ का ग्राफ होता है ना, x³ के ग्राफ की तरह होता है। ठीक, अच्छा, वहीं पे यदि कोई बोले e की पावर x माइनस e की पावर -x अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर
माइनस एक्स, है ना। हमारे पास क्वेश्चन कुछ यही तरीके का था, दिख रहा होगा, है ना, ई की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है भाई साहब, है ना, ये ऐसा ऐसा लेटा हुआ फा। ठीक, तो जरा ध्यान से देखो, लेफ्ट से राइट जब आप जा रहे होगे तो आपको कंटिन्यू इसमें तरक्की ही दिखाई दे रही होगी। तो ये ऑटोमेटिक, जैसे ग्राफ का नॉलेज रहता है वो तो इसी को ग्राफ को देख के बता देता भाई साहब कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हाँ भाई साहब, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चंस, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब इंटरवल्स टाइप के क्वेश्चन है ना, जिनमें हमें इंटरवल फाइंड करना होता है ना। एनसीईआरटी में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। कैसे फाइंड करना है, इफ एफ ऑफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है इंक्रीजिंग, देन हमें एक्स बताना है कहाँ से कहाँ पे है। ठीक, देखिए सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान रहेगा। सबसे पहले आपको जो भी गिवन है भैया उसको चुपचाप उतारिए। ठीक, गिवन है आपको कितना, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस टेन इनवर्स, ठीक, 2π/7, है ना। अब जब भी ऐसा हो तो पहले इंटरवल निकालने के लिए एफ डैश एक्स निकालिए। ये तो कितना हो जाएगा 1, और माइनस कितना रहेगा, ये ई की पावर एक्स रहेगा। ठीक, और कैसा बोल रहा है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। यानी कि हमारे पास आ गया 1 माइनस ई की पावर एक्स इज ग्रेटर देन 0। और ये तो पता है ना ये क्या हो गया, तो 0 हो गया। ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसमें कहीं एक्स तो था ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव तो क्या हो चुका है, 0 हो चुका है भाई साहब, है ना। इसमें परेशान मत होइएगा। ई की पावर, है ना, ये हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन ई की पावर एक्स, है ना। ढंग से यदि लिखें तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अच्छा, ई की पावर एक्स है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर 0 लिख सकता हूँ, ये बात सबको पता है। ठीक, जैसे ही ई को हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इज लेस देन 0। एक्स लेस देन 0 का मतलब क्या है भाई साहब, एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से लेके, है ना, सॉरी, एक्स बिलोंग कर रहा है भाई साहब माइनस इनफाइनाइट से 0, है ना। एक्स इज लेस देन 0, तो यदि ये 0 है तो 0 से छोटे सारे नंबर। ठीक, तो ये आपका आ गया इंटरवल। आपने एक्स को बता दिया एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए। छोटे छोटे क्वेश्चन है। इफ एफ ऑफ एक्स बराबर इतना, तो फिर से वही सॉल्व करते हैं भाई साहब। क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है फंक्शन में कि एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस 1/x। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं भाई साहब। डेरिवेटिव निकालते ही एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/x²। और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अच्छा, ग्रेटर देन जैसे ही 0 होगा, एक चीज और, है ना, एक चीज और इसमें आपको बता दूं। वो बात ये है कि आपके मन में आ रहा होगा सर इंक्रीजिंग फंक्शन ही तो बोला है, स्ट्रिक्टली तो बोला नहीं है, तो आप इक्वल्स टू वाला केस क्यों नहीं ले रहे हैं। अरे भैया इक्वल्स टू, और सर आपने पीछे भी इक्वल्स टू वाला केस नहीं लिया, तो उसके पीछे बता दें भैया, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन सामने होता है ना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है ना, हमेशा वो 0 से बड़ा ही होता है। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक, चलो आगे। यहाँ पे क्या करना है भैया, यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ ग्रेटर देन 0, ये भी आपको समझ में आ जाएगा क्यों। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, तो 1 माइनस 1/x² इज ग्रेटर देन 0, उधर भेजेंगे तो 1 इज ग्रेटर देन 1/x²। कितनी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक, अच्छा, x² कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। किसी भी नंबर का यदि स्क्वायर कर रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, तो पॉजिटिव है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो x² इज ग्रेटर देन 1। ठीक, x² ग्रेटर देन है, दोनों तरफ अंडर रूट काटूंगा तो ये हो जाएगा अंडर द रूट x², है ना, और ग्रेटर देन यहाँ पे भी अंडर द रूट 1। अच्छा, अंडर रूट ऑफ किसी भी x² का हम बुलाते हैं उसको मॉड x बुलाते हैं, तो मॉड x इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 1। और मॉड x यदि ग्रेटर देन 1 है, यानी कि 1 से सारे जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे बड़े नंबर, तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक के सारे नंबर। ठीक, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, है ना। और ये आ गया, और लेकिन क्योंकि मॉड है तो मॉड नेगेटिव पे भी बात करता है, तो यूनियन -1 से माइनस इनफाइनाइट तक के नंबर भी आएंगे, शामिल होंगे उसमें। तो ये आपका कौन बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे आपका x बिलोंग कर रहा है, यह है आपका x का इंटरवल। अच्छा, तो ध्यान रखिएगा भैया, नीचे x² है इसलिए उसके डोमेन पे हम इसको 0 नहीं दे सकते हैं ना। यहाँ वाली इनइक्वालिटी में देखिए, यदि x को मैं यहाँ पे इक्वल्स टू 0 कर दूं तो x को 0 ले सकता हूँ, तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। ठीक, तो ये रहा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में कोशिश यही करिए, लेके चलिए। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या करना है, डिक्रीजिंग है, तो देखिए आपको वही सॉल्यूशन सिंपल सा, क्या कि भाई साहब एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है x प्लस 4/x²। इसका आप क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 1, और माइनस का ये हो जाएगा 8/x³। ठीक, और क्योंकि डिक्रीजिंग है तो लेस देन
इक्वल्स टू 0 भी लगा सकता हूँ, लेकिन इक्वल्स टू मैं जानता हूँ समस्या देगा। ठीक, अच्छा यदि इतनी बात समझ में आ रही है तो इसको आप ये नहीं कि आप उधर भेज दें, है ना, उधर भेज देंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। इससे अच्छा आप एलसीएम लें, क्या होगा एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन में कितना, एक्स क्यूब इज लेस देन 0। ठीक, अच्छा अब क्या कर सकते हैं, और किसी को ये लग रहा हो सर उधर भेजते फिर एक्स क्यूब को क्रॉस मल्टीप्लाई करते, नहीं कर सकते, नियम नहीं है। क्यों नियम नहीं है, क्योंकि एक्स क्यूब के अंदर कोई भी नंबर जाएगा तो एक्स क्यूब हो सकता है पॉजिटिव नंबर दे दे, हो सकता है नेगेटिव नंबर दे दे। जो परफेक्ट नंबर होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, वही परफेक्टली पॉजिटिव होते हैं, पर यदि पावर में 3 चढ़ा है तो हो सकता है वो पॉजिटिव, हो सकता है वो ना हो। और जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव नंबर से लिए करते हैं, नेगेटिव नंबर जब तक है तब तक हम क्रॉस मल्टीप्लाई आसानी से नहीं करते, या फिर यदि हमें पता ही नहीं है कि वो नंबर कैसा है तो भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2। ठीक, क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और कितना भाई प्लस, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास ए बी, तो कितना 2x और प्लस का y का स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ऐसा कुछ। ठीक, और अपॉन में क्या चल रहा है भाई साहब, एक्स क्यूब इज लेस देन 0। अच्छा तो अब सुनिए, ये जो चीज दी हुई है, क्या इसको अलग से मैं लिख दे रहा हूँ, क्या भाई साहब, ये आपके पास जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि इसको कंपेयर करूं तो इसका a बराबर 1 है, a बराबर 1 है यानी कि a कैसा है, इसका पॉजिटिव है। अब इसका यदि बिहेवियर मुझे पता करना है तो इसके लिए मुझे d निकालना होगा, d निकालने के लिए यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac निकालना होगा। बी स्क्वायर 4ac मतलब क्या होता है भाई साहब, कि मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, तो दिख रहा होगा 4 माइनस कितना हो जाएगा 16, जो कि मेरे को दिख रहा है कि d कैसा आ रहा है, मेरा नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो, तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ये बातें आपको सीखनी है, इसीलिए सिखा रहा हूँ, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। और जब भी इनइक्वालिटी का रोल हो तो इनइक्वालिटी में जो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है उसका कोई भी काम नहीं होता, उसको आप हटा सकते हैं। ठीक, क्योंकि वो तो पूरी तरीके से पॉजिटिव है, भैया तू मेरी चिंता मत कर, मैं पॉजिटिव हूँ, तू तो बाकियों पे ध्यान दे। तो बाकियों पे ध्यान देने का मतलब ये बचा एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स क्यूब इज लेस देन 0। ठीक, अब यहाँ पे आपको पता है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ऑड पावर है, यहाँ पे ऑड पावर है, तो यहाँ पे इसको जब मैं 0 के इक्वल में डालूंगा तो एक बार मुझे 2 मिलेगा, और इसको जब 0 के इक्वल में डालूंगा तो एक बार 0 मिलेगा। ऑड पावर है और इधर हर जगह पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव तो शुरू होगा, और ऑड पावर ब्रैकेट ऑल्टरनेट साइन चेंज करते आते हैं, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये क्वांटिटी लेस देन 0 चाहिए, यानी कि लेस देन 0 यहाँ पे मिलेगा, लेस देन 0 यहाँ पे मिलेगा, तो हम क्या बुला सकते हैं भाई साहब, x किस इंटरवल में बिलोंग कर गया, x 0 से 2 पे बिलोंग कर गया, तो आपने इंटरवल निकाल दिया x का। ठीक, तो इस तरीके से ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब पॉजिटिव होती है, जब उसका लीडिंग कोएफिशिएंट यानी कि आगे का जो a है वो पॉजिटिव हो और उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, नेगेटिव हो। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ भाई अगला क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स बराबर इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, इंटरवल फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करते हैं भाई साहब। ठीक, देखा जाए तो हमारे पास जो गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और यहाँ पे कितना डी एक्स। ठीक, जैसे इसको डेरिवेटिव इसका निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक, और यहाँ पे भी क्या निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग ई की पावर एक्स, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन। ठीक, आपको ये पता है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, और ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई करेंगे तो बचेगा ई की पावर एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2, है ना, इतना बचेगा। अच्छा ये बात पता है कि ई की पावर एक्स तो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हटाओ, इससे हमें कोई काम नहीं। अच्छा एक बात और बोल रहे हैं, वो कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव कैसा है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, तो हम क्या बुला सकते हैं भाई साहब कि x माइनस 1 और x माइनस 2 इज लेस देन 0, लेस देन 0 है तो फिर वही वैल्यूज, एक 1 आ गई और एक 2 आ गई, लेस देन 0 आगे पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव से शुरू करेंगे, ऑड पावर ब्रैकेट है तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, हमें सिर्फ क्या चाहिए, ये सारी की सारी वैल्यू लेस देन 0 चाहिए, यानी कि हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। तो x हमारा किस इंटरवल में है, 1 से 2 पे हमारा x बिलोंग कर रहा है। ठीक, ये बात भी आपको समझ में आई होगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी भैया। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, इफ एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 इज इंक्रीजिंग देन के बिलोंग्स टू व्हाट। तो भैया बहुत ही सिंपल है, देखिए क्या करना है इसमें आपको, आप वही जो फंक्शन दिया हुआ है पहले तो आप उसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स, ये कितना हो जाएगा 3k एक्स स्क्वायर माइनस
कितना हो जाएगा 9 2 ज़ा 18 x प्लस का कितना 9 इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन 0, इसका डेरिवेटिव क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा अब इसमें से यदि अपन कुछ कॉमन ले पाए तो ले सकते हैं मेरे ख्याल से, है ना। फिर भी देखिए यहाँ पे से a मुझे मिल रहा है कितना 3k और b मुझे मिल रहा है माइनस का 18 और c मुझे मिल रहा है कितना 9। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें पता है कि a बराबर 3k है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a बराबर कितना है 3k है। अच्छा और इसका अपन चेक करते हैं एक बार क्या डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा -18 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है ना, 4 इंटू ए और इंटू में कितना सी है ना, इस तरीके से यदि करें 4ac तो ये कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324 माइनस 4 3 जा 12 है ना, और ये के भी है साथ में, के भी है 4 3 जा 12 और 12 9 जा 108 है ना, 108। ठीक है भाई साहब 108 है। और यहाँ पे देखो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, इसको पढ़ने का ऐसा तरीका है आपको समझना चाहिए कि भैया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या बोल रहा है ये कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसी है पॉजिटिव है, और यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होगा कि उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन 0 होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? ठीक, तो ये चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। पहले तो इसको आंसर निकाल लें भैया, क्या दे रहा है ये हमारे पास है ना, ये ग्रेटर देन 0 था यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा लेस देन 0, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा लेस देन 0 होगा। ठीक, तो ये लेस देन 0 तो यहाँ पे आ सकता है कितना 324 माइनस 108 लेस देन 0 है ना, और यहाँ पे साथ में के भी चल रहा है तो ये के भी लिख दें और ये हो जाएगा कितना 324 लेस देन 108 के। ठीक, ये आ जाएगा नीचे तो 324 बटा 108 इस तरीके से आएगा है ना। ठीक है भैया, और यहाँ पे क्या बचा है के, और के की वैल्यू ये तो कट भी जाएगा है ना, कितने बार में जाएगा 3 बार में चला जाएगा, 108 को 3 बार में चला जाएगा ना, 3 8 जा 24 तो 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, 3 1 जा 3 तो के की वैल्यू कितनी आ गई ग्रेटर देन 3, के की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है ग्रेटर देन 3। अच्छा एक चीज और चेक क्या करनी है हमें एक चीज चेक करनी थी, a इज ग्रेटर देन 0। ठीक, तो a इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि 3k इज ग्रेटर देन 0 यानी कि k इज ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास दो बातें आई, दोनों को अपन इंटरवल में लाते हैं भैया। k बोल रहा है कि मैं 0 से बड़ा हूं, ठीक, और इधर पे के क्या बोल रहा है, इधर पे के बोल रहा है कि भैया मैं किससे बड़ा हूं 3 से बड़ा हूं। तो इसका जो कॉमन एरिया है वो कॉमन एरिया अपन ले लेते हैं भाई साहब, ये रहा कॉमन एरिया है ना, इंटरसेक्शन इसका ले लेंगे तो अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, के को कौन सा एरिया ज्यादा पसंद आया है, के को एरिया पसंद आया है कि भाई साहब आप 3 से लेकर इनफाइनाइट तक मुझे कुछ भी ले लो। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको समझना है कि क्या होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं भैया इसमें है ना, और वही इनइक्वालिटी में यदि इक्वालिटी वाला किसी को दिक्कत है कि सर वहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में अंतर है, तो जरा खुद ही सोचिए ना कि आपने जब एफ डैश एक्स निकाला है तो यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रही होगी 9, तो यार इक्वल्स टू 0 तो मैं लगा ही नहीं सकता क्योंकि चाहे यहाँ पे कुछ भी चेंज हो जाए, यहाँ पे एक चीज तो है 9 तो ऑलरेडी पॉजिटिव बचेगा। यदि मैं ज्यादा से ज्यादा एक्स को 0 भी ले लेता हूँ तो भी 9 बचेगा और 9 ग्रेटर देन 0 लिखा होना चाहिए, 9 इक्वल्स टू 0 नहीं आना चाहिए ना। कई तरीकों से सोचा जा सकता है ना, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब देन रिलेट एच एक्स एंड एफ एक्स इन मोनोटोनिक बिहेवियर। यानी कि हमें बताना है कि एच एक्स में और एफ ऑफ एक्स में क्या बिहेवियर है, यानी कि इन दोनों में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या एक दूसरे में कोई रिलेशन आता है, क्या ये अपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर को एक दूसरे पे अफेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। देखिए सॉल्व करने का वही तरीका, क्वेश्चन कैसा भी पूछ ले, आपको जो दिया गया है कि एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब। अच्छा यदि ऐसा है तो एच एक्स के बाद मैं क्या निकालूंगा एच डैश एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एफ एक्स, ठीक, और फिर क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स आ जाएगा भाई साहब, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 एफ एक्स का होल स्क्वायर और फिर अगेन एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स आ जाएगा। तीनों से ही आप देख पा रहे हैं एच डैश एक्स, और मैं एफ डैश एक्स को क्या निकाल सकता हूँ, कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक, कॉमन निकाल रहा हूँ और साथ में इस तरीके से लिख रहा हूँ, पहले इसको लिखूंगा 3 एफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, और फिर माइनस का 2 एफ एक्स
और ये यहाँ पे बचेगा कितना, प्लस का 1। अच्छा दिख रहा होगा भैया, ये वाली जो चीज़ है ये तो अपने आप में क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है तो जरा देखिए, हमेशा इसके ए को बात करें, ए3 है यानी कि कैसा है, पॉजिटिव। इसके डी पे यदि बात करें तो डी इसका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू कितना भाई साहब, सी। तो ये हो जाएगा कितना, 4 माइनस 4 3 जा 12। और आप देख पा रहे होंगे कि डी हमारे पास कैसा आया है, नेगेटिव आया है, कि यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो तो बोल चुकी है कि मैं हमेशा कैसी रहूंगी भाई साहब, पॉजिटिव रहूंगी। तो पॉजिटिव से हमें कोई समस्या होती नहीं है, यानी कि जो एच डैश एक्स है वो किस पे डिपेंड कर गया, टोटली एफ डैश एक्स के ऊपर डिपेंड कर गया, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। सर मैं आपको कहीं परेशान नहीं करूंगा, मैं आपके बिहेवियर में कोई भी चेंज लाने वाला नहीं हूं, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं, ठीक। तो यानी कि एच डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ डैश एक्स है। इसका मतलब हम क्या बुला सकते हैं भाई साहब, इसका मतलब हम ये बुला सकते हैं कि एच एक्स जो होगा वो यदि इंक्रीज होगा, इसका मतलब एफ एक्स को भी इंक्रीज होना पड़ेगा, ठीक। और उसी तरीके से यदि एच एक्स डिक्रीज होगा तो एफ एक्स को भी डिक्रीज होना पड़ेगा, ठीक। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड कर गए, ठीक। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है, ठीक। ये मोनोटोनिक बिहेवियर है। अगला क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाय एक्स इज इंक्रीजिंग देन इंटरवल। देखिए बहुत ही सिंपली वे में यदि देखा जाए तो आप जानते हैं, मैं पहले क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा एफ डैश एक्स निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन पाई बाय एक्स, फिर पाई बाय एक्स का निकालूंगा तो माइनस का 1 बाय एक्स स्क्वायर, जो कि मुझे कितना बता देगा भैया, और ये इंक्रीजिंग है यानी कि ग्रेटर देन 0 ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो साइन पाई बाय एक्स, ठीक, इनटू में 1 बाय में क्या चल रहा है भाई साहब, एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 बाय एक्स स्क्वायर नहीं, पाई बाय एक्स स्क्वायर, पाई बाय एक्स स्क्वायर बच रहा है, ठीक, इज ग्रेटर देन 0। अच्छा अब सुनिए, पाई अपने आप में 3.14 है ना, पाई की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होती है, पाई एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, और पॉजिटिव कांस्टेंट है और नीचे वाला क्वांटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर भी कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यानी कि मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, इससे कोई समस्या नहीं है इनइक्वालिटी में, तो पॉजिटिव वाले को हटा के लिखेंगे हम सिर्फ साइन पाई बाय एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक। अच्छा अब साइन पाई बाय एक्स ग्रेटर देन 0 को जरा इस तरीके से देखिए कि ये ऐसा लिखा हुआ है कि साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0। साइन थीटा ग्रेटर देन 0 कब कब होता है, तो जरा उसके ग्राफ को सोचिए, ठीक। ये बना दे रहा हूं मैं उसका सिंपल सा छोटा मोटा ग्राफ, ठीक, इस तरीके से। अच्छा यदि इतनी बात समझ में आ रही है तो साइन पॉजिटिव यहाँ पे होता है हमेशा, साइन यहाँ पे क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। साइन यदि यहाँ पे पॉजिटिव होता है तभी तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर नाच रहा है, और यहाँ पे यदि पॉजिटिव तो बताइएगा, ये होता है 0, फिर ये होता है पाई, ये होता है आपका कितना भाई साहब 2 पाई, ये आपका हो जाता है कितना 3 पाई, इसी तरीके से इधर भी चलता रहता है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं है। अच्छा कोई समस्या नहीं है तो जरा देखिए, साइन थीटा है ना, इसको यदि मैं एक समय के लिए बोलूं कि थीटा मेरे लिए कितना पाई बाय एक्स है, तो साइन थीटा पॉजिटिव कब कब होता है, जब वो अपने आप में 0 से पाई पे, फिर 2 पाई से 3 पाई पे। 2 पाई कैसा पाई है, 2 पाई एक इवन पाई है, ठीक, और 3 पाई कैसा पाई है, एक ऑड पाई है। तो जब साइन इवन पाई से ऑड पाई पे चलता है हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यदि इतनी बात समझ में आ रही है कि जब वो ऐसा करता है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भैया जो मेरा थीटा है पाई बाय एक्स वो कब पॉजिटिव रहेगा भाई साहब, वो तब पॉजिटिव रहेगा जब पाई बाय एक्स यहाँ पे इवन पाई हो और इस तरफ क्या हो, ऑड पाई हो। इस बीच में वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है। इवन पाई का मतलब होता है 2n पाई, है ना, और यहाँ पे कितना पाई बाय एक्स, प्लस ऑड पाई को लिखने का तरीका क्या होता है, 2n प्लस 1 पाई। अच्छा पाई से पाई तीनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ 2n अपॉन में 1 बाय एक्स, और यहाँ पे कितना 2n प्लस 1। कितनी बात समझ में आ रही, रेसिप्रोकल जैसे ही लूंगा तो ये हो जाएगा 1 बाय 2n। अच्छा साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और ये हो जाएगा यहाँ पे कितना x, और यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय 2n प्लस 1। कितनी बात आपको समझ में आई। तो x भाई साहब कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, x हमारे भैया बिलोंग कर रहे हैं किस पे, 1 बाय 2n प्लस 1 से 1 बाय 2n तक, ठीक। ये आपने क्या निकाल दिया, इंटरवल निकाल दिया, ठीक। काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बात करते हैं भाई।